नमस्कार फ्रेंड, बीपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का भाग 3 का वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें मैं आप लोगों को इसके जो विशेषताएं हैं सिंधु घाटी सभ्यता की उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो अगर आपने अभी तक भाग 1 और भाग 2 को नहीं देखा है तो पहले आप इस वीडियो को छोड़ करके आप कमेंट बॉक्स में दिए गए डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ से जा करके भाग 1 को देखिए और भाग 1 के बाद आप भाग 2 को देखिएगा। जो भाग 1 और भाग 2 को देख चुके हैं उनके लिए मैं यह वीडियो आप लोग को लेकर आया हूं। तो इसमें हम जो चर्चा करने वाले हैं वह इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन कैसा था, वहां पर कृषि कैसे की जाती थी, वहां का पशुपालन कैसा था, क्या वहां पर पशुपालन किया जाता था, वहां पर कौन कौन से पशुओं का पालन किया जाता था और वह पशु के पालन करने का उद्देश्य क्या था, आखिर कृषि किए जाते थे तो कृषि किस प्रकार से किए जाते थे, कृषि के लिए कौन कौन से साधन प्रयोग किए जाते थे, वहाँ पर नगर नियोजन है तो नगर का नियोजन कैसे किया जाता था या फिर बिना नगर नियोजन के सभ्यता का निर्माण हो गया। तो ये सारे चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ में हम वहाँ पर व्यापार के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से अगर देखें तो एक व्यापारिक सभ्यता थी। वहाँ पर राजनीतिक जीवन कैसा था, क्या सिंधु घाटी सभ्यता पर राजतंत्र था, वहाँ पर शासन व्यवस्था कैसा था, ये सारे चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। स्थापत्य यानी कि मनके बनाने, वहाँ पर जो मुहरें बनाई जा रही थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो कला में कितने निपुण थे यह चर्चा करेंगे। उनका सामाजिक जीवन कैसा था, उनके बीच में कौन कौन से धार्मिक प्रथाएं प्रचलित थी, हड़प्पाई लिपि क्या थी इसके बारे में चर्चा करेंगे। भाव चित्रात्मक थी तो आखिर क्यों भाव चित्रात्मक थी, कैसे लिखी जाती थी, ये सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। मुद्राएं, आखिर हड़प्पाई मुद्राएं क्या थी, उसका विनिमय क्या था और आखिर इतनी बड़ी सभ्यता का पतन कैसे हो गया। तो ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है और बहुत ही यूजफुल होने वाली है और बहुत ही डिटेल में होने वाली है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो को आप जा करके देख लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, अन्यथा आप डिसलाइक कीजिएगा। मैं इसी प्रकार से वीडियो लाता रहूँगा। तो अगर आपको अधिक पसंद आता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब नीचे आप लोगों को रेड कलर में दिख जाएगा। तो चलिए हम इसके पहले टॉपिक नगर नियोजन की शुरुआत करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता पूर्णतः एक नगरीय सभ्यता थी। पूर्णतः एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता कहने का मतलब वहाँ के लोग मुख्य रूप से जो उनका तौर तरीका था वह एक नगर के जैसा था। जैसे नगर में व्यवस्थित होता है बिल्कुल उसी प्रकार से उनका जीवन और उनकी जो कार्यशैली थी वह उसी प्रकार से व्यवस्थित था। तो इसलिए यहाँ पर एक नगरीय सभ्यता के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता के जाना जाता है। और इनके जो घर बनते थे वह घर के जो दरवाजे होते थे वह सड़क की ओर नहीं खुलते थे, बल्कि इनके जो दरवाजे होते थे वह पीछे की ओर खुलते थे। और जब दरवाजे पीछे की ओर खोले जाएं तो यह जो इंडिकेट करता है वह ग्रिड पद्धति को इंडिकेट करता है। सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी, यानी कि कहने का मतलब यह है कि सड़क एक ऐसे बनाई जा रही है और एक सड़क ऐसे बनाई जा रही है, और इन्हीं सड़कों के अगल बगल मकान बनाए जाते थे। सड़कों की अगर हम चौड़ाई की बात करें तो सड़कों की चौड़ाई अराउंड 10 फीट होती थी, जो आज के भी सड़क से कहा जाए तो ज़्यादा चौड़ा है। आज भी सड़कें 10 फीट की नहीं बनाई जाती है। आप पटना में चले जाइए 2 फीट के सड़क आपको मिलेगा। तो आज पटना से भी कहा जाए तो इनका बेहतर नगर नियोजन था। इन सड़कों के अगल बगल भवनों का निर्माण किया जाता था। इन सड़कों के अगल बगल भवनों का निर्माण किया जाता था, जिससे यह इनके नगर नियोजन के बारे में हमें पता चलता है। अब आप सोच लीजिए कि अगर मान लीजिए कि पहले एक घर बनाते उसके बाद सड़क बनाते तो सड़क कभी भी एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटती। अब खुद बात को सोच लीजिए, कोई यहाँ पर घर बना लेगा, कोई यहाँ पर घर बना लेगा, कोई यहाँ पर घर बना लेगा, कोई यहाँ पर घर बना लेगा। अब इसमें जो रास्ता रहेंगे वह पतले टेढ़ी मेढ़ी रास्ता रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो रास्ता थी वह 10 फीट चौड़ी रास्ता और एक दूसरे को समानांतर पर काटती एक रास्ता थी, जिससे हमें यह पता चलता है कि जो
सभ्यता का निर्माण हुआ उसके लिए एक नियोजन तैयार किया गया था। यानी कि पहले सड़कों का निर्माण किया गया एक व्यवस्थित तरीके से, एक व्यवस्थित प्लान से। उसके बाद उसके चारों तरफ घरों का निर्माण किया गया। घर के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि जो उसके दरवाजे थे वह किधर खुलते थे, तो वह खुलते थे पिछवाड़ों की ओर, जिसको हम लोग ग्रिड पत्ती के रूप में भी जानते हैं। जो इनके भावने अगर हम बात करें कि आखिर इनके घर हैं जो कैसे बने हुए होते थे, तो घर यहाँ पर बहुमंजिला इमारत का भी निर्माण किया जाता था, जैसे आजकल का निर्माण किया जाता है। 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला इस प्रकार से भवन का निर्माण किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता से पहले या उसके बाद भी हजारों साल तक बहुमंजिली इमारतें नहीं आई, ना ही ऐसी कोई सभ्यता पनपी जो बहुमंजिली इमारत का निर्माण करती हो। तो 5000 साल पहले एक ऐसी सभ्यता थी जो बहुमंजिली इमारत का निर्माण करती थी और बिल्कुल आधुनिक तरीका से। उन बहुमंजिली इमारत में कई कमरे होते थे, खाना बनाने के लिए रसोई घर होता था, नहाने के लिए स्नान घर होता था और एक बीच में आंगन होता था। इसको सिंपली रूप से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे आज गांव में जो चीज़ें होती हैं, जस्ट टू जस्ट मान लीजिए कि उसी आज से 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता में वो चीज़ें थी। जैसे घर के निर्माण के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीच में एक आंगन बना देते हैं और उसके चारों ओर क्या करते हैं, घर का निर्माण कर देते हैं। जस्ट लाइक वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में भी निर्माण किया गया। इसके चारों ओर कमरों का निर्माण किया गया और बीच में एक आंगन का निर्माण किया गया। खाना बनाने के लिए एक रसोई घर का भी निर्माण किया गया और स्नान करने के लिए एक स्नान घर का निर्माण किया गया। स्नान घर जो होते थे वह घर के कोने में होते थे, जहाँ से एक नाली जो जाता था उसको इस जो स्नान घर का जो दरवाज़ा रहता था उससे इसको जोड़ दिया जाता था, ताकि यहाँ पर कोई आदमी जब स्नान करे तो इसका पानी है वह डायरेक्ट यहाँ से बह करके इस नाली में चला जाए। तो प्रत्येक घर का एक एक कमरा नाली से जुड़ा हुआ रहता था और वह कमरा होता था स्नान घर का। हमें कई घरों में कुएं के भी अवशेष मिले हैं। और अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की कुएं की, तो हड़प्पा सभ्यता में अराउंड 700 कुएं हमें प्राप्त होती है। 700 कुएं प्राप्त होती है। यह जो कुएं थे वह घरों के एक ऐसे कमरे में बनाए जाते थे जहां से कोई बाहरी भी आकर के इसके पानी को पी सकता है। यानी कि इस दृष्टिकोण से बनाए जाते थे ताकि जब कोई राहगीर इस रास्ते से जा रहा हो तो वह इस कुएं के पानी को उपयोग कर सके। तो हमने देखा 2 मंजिली इमारत होती थी, कई कमरे बनाए जाते थे, एक रसोई घर बनाया जाता था, एक स्नाना घर बनाया जाता था। स्नान करने वाला जो कमरा होता था उसके नीचे पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यानी कि जो स्नान घर बनाए जाते थे उसके नीचे पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, बीच में आंगन होता था। ये सारी चीज़ें हम लोग देख लिए। कुएं का भी प्रयोग किया जाता था। चलिए अब हम देखते हैं नाले का निर्माण कैसे किया जाता था। तो नाले जो यहाँ पर होते थे वह काफ़ी चौड़े, अराउंड आप मान के चलें तो आजकल के जो नगरों में जो नाले निर्माण किए जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा चौड़े इसके नाले होते थे। और इसकी नाला है जो इसके स्थापत्य को दर्शाती है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व इतने बड़े एक नाले का निर्माण कराया जाता था। अराउंड मैं आप लोगों से बात करूं तो इसके नाले के जो ऊंचाई होती थी वह 10 फीट से भी अधिक होती थी। यानी कि एक व्यक्ति से भी अधिक 10-10 फीट ऊंचाई और चौड़ी नालों का निर्माण कराया जाता था। यानी कि काफ़ी इनके पास कहा जाए तो उन्नत किस्म की इनके पास से कहा जाए तो नगर नियोजन थी। नालों को ढकने के लिए इनके द्वारा एक ढक्कन का भी प्रयोग किया जाता था, जो आजकल के जो नगरों में आवश्यक रूप से नहीं किए जाते हैं, लेकिन इनके द्वारा 5000 वर्ष पूर्व नालों को ढकने के लिए ढक्कन का प्रयोग किया जाता था। तो आगे हम देखते हैं सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग। तो जहां पर आज सिंधु घाटी सभ्यता स्थित है वह सभ्यता कहा जाए तो हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जो सिंचाई की जिनकी आवश्यकता होती थी, जैसे अफगानिस्तान का क्षेत्र। अफगानिस्तान के क्षेत्र में हमें सिंचाई के प्रमाण मिलते हैं और वहां से हमें नहरों का
प्रमाण मिलता है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के कोई ऐसे क्षेत्र नहीं हुए जहां से हमें नहर प्राप्त हुई। सिर्फ और सिर्फ हमें नहरों का जो प्रमाण मिलता है वह सिंधु घाटी सभ्यता के अफगानिस्तान के क्षेत्र से मिलता है। अब देखते हैं नगरें जो थी वह कैसे बनाई जाती थी। हमने यहाँ पर बात कर ली कि वहाँ पर घर कैसे होते थे, वहाँ पर नाले कैसे होते थे, सिंचाई कैसे किए जाते थे, वहाँ पर रोड कैसे होते थे, नगरीय सभ्यता थी या नहीं थी। अब हम देखते हैं कि आखिर वह नगरीय सभ्यता थी, एक नगर था, तो नगर आखिर होते कैसे थे। तो नगर की हम बात करें तो नगर दो भागों में विभक्त होता था। एक तो पहला दुर्ग के रूप में विभक्त होता था, एक होता था निचला शहर। दुर्ग जो होता था एक चबूतरे पर बनाया जाता था, यानी कि ऊंचाई पर दुर्ग बनाया जाता था। एक चबूतरा बनाया जाता था सबसे पहले, और उस चबूतरे के ऊपर दुर्ग का निर्माण किया जाता था। ऐसा नहीं है कि पहले दुर्ग बनाया जाए उसके बाद चबूतरा नहीं, चबूतरे का निर्माण इसके द्वारा पहले कर लिया जाता था, उसके बाद इन पे दुर्ग का निर्माण किया जाता था। उसके नीचे एक निचला शहर होता था जो आम लोगों के निवास स्थल होता था, यहाँ पर आम लोग निवास करते थे। दुर्ग में बड़े बड़े भवन देखने को मिले हैं, जबकि जो निचला शहर होता था वह छोटे छोटे भवन इसमें रहते थे। यानी कि इससे पता चलता है कि जो दुर्ग था वह शासक वर्गों का निवास स्थान था, जबकि जो निचला शहर था वह आम प्रजा के लिए उपयोग किया जाता था। दुर्ग जो होते थे वहाँ पे काफ़ी हमें ऐसे चीज़ें प्राप्त हुई है जो यह दर्शाती है कि यहाँ पे जो रहने वाले थे वह शासक वर्ग होता था। जैसे बहुमूल्य चीज़ें या तांबे की चीज़ें या मन के जो काफ़ी अलंकृत थी, तो ये सारी चीज़ें यह बताती है कि यहाँ पे दुर्ग जो था वह शासक वर्ग का निवास स्थान था। तो अब चलिए हम इन सारी चीज़ों को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। घरों के जो दरवाजे थे वह पीछे की ओर खोले जाते थे, जो यह इंडिकेट करते हैं कि यह ग्रिड पट्टी में खोले जाते थे। सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी और इसकी जो चौड़ाई होती थी सड़कों की वह 10 फीट के अराउंड होती थी। 2 मंजिला भवन का निर्माण किया जाता था। भवन में कई कमरे होते थे, रसोई घर, स्नान घर और बीच में एक आंगन होता था। मैंने आप लोगों को जो चीज़ें बताई एडिशनल चीज़, वो सारे चीज़ें आप लोगों को अपने मन में रिकॉल करते रहना है। नाले का निर्माण किया जाता था। नाले काफ़ी बड़े बड़े होते थे जो हड़प्पा के स्थापत्य को दर्शाने के लिए उपयुक्त है। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया जाता था। यह जो नहर है केवल और केवल अफगानिस्तान के क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। नगरों को 2 भागों में विभक्त किया जाता था। पहला भाग दुर्ग के रूप में जाना जाता था जिसमें शासक वर्ग का निवास स्थान था। दूसरा भाग निचला शहर के रूप में जाना जाता था जिसमें प्रजा लोग रहते थे, या कहा जाए तो आम लोगों के लिए इसका निर्माण कराया जाता। दुर्ग में बड़े बड़े इमारतें देखने को मिलती है, जबकि जो निचला शहर होता था वहाँ पे छोटे मकान देखने को मिलते हैं। तो यह हमारा नगर नियोजन था। अब इसके बाद हम देखते हैं कृषि को, कि कृषि का आखिर यहाँ पर क्या। तो कृषि जो एक कहा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता या किसी भी सभ्यता के विकास में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो आज जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ पे बारिश ना के बराबर होती है, लेकिन जिस काल में हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें आज से 5000 वर्ष पूर्व, उस काल में जरूर यहाँ पर बारिश अधिकांश रूप से होते होंगे, क्योंकि जो ये क्षेत्र हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों से बात किया था कि इन क्षेत्रों में हमें नहर के प्रमाण नहीं मिलते हैं। यानी कि कहा जाए तो यहाँ के जो लोग थे वह मुख्य रूप से बारिश पर अपने कृषि के लिए निर्भर थे। हालांकि उनके द्वारा कुछ कुओं का प्रयोग किया जाता होगा, लेकिन इनके द्वारा कहीं से भी हमें नहरों के प्रमाण नहीं मिलते हैं। यानी कि इस क्षेत्र में उपयुक्त रूप से बारिश होती होगी। जब यहाँ पर बारिश हो रही थी तो इनके द्वारा कुछ फसलें भी उगाई जाती थी। जैसे वो फसलें होती थी गेहूं और जौ। गेहूं और जौ 2 ऐसे फसलें हैं जो प्राचीन काल से उगाई जा रही हैं। उसके द्वारा कुछ ऐसे भी फसलें थे जो इनके द्वारा उगाई जाता था, वह विशिष्ट थे, जैसे राई, मटर, तिल,
सरसों, बाजरा, कपास और चना। इसका आप लोग नाम थोड़ा अगर याद कर लें तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 9 तरह के फसलों का उन लोगों के पास ज्ञान था। ये 9 तरह के फसलों को इन लोगों के द्वारा उगाया जाता था। 9 फसलों का इन लोगों को ज्ञान था, जिनमें मुख्य रूप से फसलें थे गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, बाजरा, कपास, चना। अगर हम कपास की बात करें तो कपास सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। सबसे पहले जो कपास उगाया गया वह सिंधु घाटी सभ्यता में ही उगाया गया। इससे पहले कहीं से भी हमें कपास के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा दी गई हमारी जो फसल है वह कौन सी फसल हो जाएगी? वह कपास हो जाएगी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग हल का भी प्रयोग करते थे। जैसा कि हम कैसे कह सकते हैं कि उन लोग हल का प्रयोग करते थे, तो कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष मिलते हैं। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि कालीबंगा के लोग थे वह हल का प्रयोग करते थे, और इसी प्रकार से पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रयोग होता था। कृषि के लिए इनके पास जो नीतियाँ थी वह मिश्रित कृषि के इनके पास प्रमाण मिलते हैं। यानी कि एक साथ 2 फसलों को उगाना, एक साथ 2 फसलों को उगाना। जैसे एक बार मान लीजिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जब यह जुताई करते थे तो वह 2 रेखा से करते थे। एक तो मान लीजिए ऐसे कर रहे हैं ऊपर से नीचे, एक बाएं से दाएं करते थे। तो यहाँ पर कोई और फसल इनके द्वारा कर दिया जाता था और यहाँ पर कोई और फसल इनके द्वारा किया जाता था। यानी कि एक साथ यह 2 फसलों को उगाते थे। हालांकि कृषि के बारे में हमें यह नहीं पता चल सका है कि यह लोग कटाई के लिए किस चीज़ का उपयोग करते थे या जुताई के लिए हल का उपयोग करते थे तो हल में किस धातु के प्रयोग करते थे। ये सारी चीज़ें हमें नहीं प्राप्त हो पाई है, क्योंकि जो ये सारी चीज़ें हैं यह धीरे धीरे नष्ट होने वाली चीज़ें हैं। तो कुछ ही अवशेष हैं जिससे हमें यह चीज़ प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर से आप लोग एक चीज़ और इसमें जोड़ लीजिएगा, चावल का भी इनके पास ज्ञान था। चावल का भी इनके पास ज्ञान था। तो अब हम चलिए इन सारे चीज़ों को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को 9 फसलों का ज्ञान था, जिनमें मुख्य रूप से फसलें गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, बाजरा, कपास, चना और चावल हैं। कपास सिंधु घाटी सभ्यता का देन है। इससे पहले कभी भी कपास नहीं उगाया गया था। हल से परिचित थे और इनके द्वारा मिश्रित कृषि किया जाता था। यानी कि एक साथ इनके द्वारा 2 तरह के फसलों का उत्पादन किया जाता था। चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जो टॉपिक है पशुपालन। कि आखिर इनके द्वारा पशुपालन किस प्रकार से किया जाता था उसको हम लोग देख लेते हैं। हड़प्पा के लोगों द्वारा कुछ जानवरों का पालन भी किया जाता था। वे जानवर मुख्य रूप से बकरी, भेड़, सूअर, गधे और ऊँट होते थे। यानी कि हड़प्पा के लोग वैसे जानवरों का पालन करते थे जो उन्हें दूध और मांस दे सके। साथ साथ वह ऊँट एवं गधों का प्रयोग वह एक दूसरे से व्यापार करने के लिए भी, यानी कि आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ पर व्यापार करने के लिए भी ऊँट और गधे का प्रयोग करते थे। हालांकि वह घोड़े से भी परिचित थे, क्योंकि घोड़ा एक ऐसा जानवर है जिससे का हम लोग देखें कि काफ़ी इतिहास में काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया गया है, चाहे वह युद्ध में हो या एक लंबी दूरी तय करने में हो। क्योंकि घोड़ा एक कहा जाए तो द्रुतगामी वाहक हो सकता है, लेकिन इनके द्वारा घोड़ा से तो परिचित तो थे लेकिन इन लोग पालते नहीं थे। यानी कि घोड़े का इनके पास पालने का कोई हमें साक्ष्य नहीं मिलता है। गाय और शेर का इनके पास प्रमाण नहीं हमें मिलता है कि इनके द्वारा गाय, और सिंधु घाटी सभ्यता में गाय और शेर होते भी थे। हालांकि यह बात बिल्कुल सत्य है कि गाय भी उस ज़माने में होता था, क्योंकि हमने देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें बैल का प्रमाण मिलता है। तो जब हमें बैल का प्रमाण मिल रहा है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि गाय का प्रमाण भी मिलना ही मिलना है। लेकिन जो चीज़ है इसकी अस्थायियाँ नहीं प्राप्त हुई है, इसके बारे में हमें कहीं से प्रमाण नहीं मिलता है, तो हमें यह मान के चलते हैं कि वहाँ से गाय नहीं प्राप्त हुई होगी। तो जो हम पशुपालन के बारे में हम थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं इन सारे चीज़ों को। तो हड़प्पाई लोगों द्वारा पाले जाने वाले जो पशु होते थे, भेड़, बकरी, सूअर, ऐसे ही याद कर लीजिए, भेड़, बकरी, सूअर, 3 चीज़, भेड़, बकरी, सूअर
जो क्या देते हैं, दूध देते हैं। सुअर का हम मांस के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ऊंट एवं गधों का हम एक दूसरे से व्यापार करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। घोड़ा से परिचित थे लेकिन पाल नहीं पाए, अनसक्सेसफुल हो गए घोड़ा को पालने में। गाय के बारे में इनके पास ज्ञान नहीं था, शेर के बारे में इसके पास ज्ञान नहीं था। तो यह थे पशुपालन। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वह व्यापार है कि आखिर यह व्यापार कैसे करते थे। तो चलिए हम थोड़ा व्यापार के बारे में देख लेते हैं। हड़प्पाई लोगों का जो मुख्य पेशा था वह व्यापार ही होता था। तो व्यापार करने के लिए इन लोगों द्वारा जो चीज़ें प्रयोग की जाती थी, आखिर वह कौन कौन से चीज़ें होती थी जिनका इनके द्वारा व्यापार किया जाता था। तो वह चीज़ें होती थी पत्थर का, धातु का, हड्डी का, इन लोगों द्वारा मुख्य रूप से व्यापार किया जाता था। व्यापार करने के लिए जो विधि प्रचलित थी वह वस्तु विनिमय थी। यानी कि वस्तु विनिमय कहने का मतलब यह है मेरा कि यह एक वस्तु को देते थे और उसके बदले में दूसरी वस्तु को लेते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें कहीं पर से मुद्रा विनिमय का साक्ष्य नहीं मिलता, यानी मुद्रा विनिमय यहाँ पर प्रचलित नहीं थी। जो भी विनिमय था वह वस्तु विनिमय के रूप में होता था। साथ ही अगर बात करें तो यहाँ पर कीमती वस्तुओं को तौलने के लिए बाट का प्रयोग किया जाता था। बाट कहने का मतलब यह है बटखारा का प्रयोग। जानते हैं किसी चीज़ को तौलने के लिए जैसे 1 केजी चढ़ाता है, 2 केजी चढ़ाता है, 3 केजी, 5 केजी चढ़ाता है, इस प्रकार से जो बटखारा रहता है उसी प्रकार से यहाँ पर भी बटखारा का प्रयोग किया जाता था। बटखारा जो होते थे या कहा जाए तो बाट जो होते थे किसी चीज़ को तौलने के लिए प्रयोग किए जाते थे जो समानतः 16 के अनुपात में होते थे। यानी कि एक अगर 16 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा 48 हो जाएगा, और उसी प्रकार से चौथा 64 हो जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो यह देता है कि 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा और 64 हो जाएगा। तो लेकिन सारे जगह पर हम समान रूप से देखते हैं कि 16 के अनुपात में ही है। तो हम यह मान के चलते हैं कि वहाँ पर जो बाट प्रयोग किया जाता था वह 16 के अनुपात में ही प्रयोग किया जाता था। तौलने के लिए तराजू का प्रयोग किया जाता था। तराजू 2 पलड़े वाले होते थे और जो आज का तराजू था बस जस्ट लाइक वैसे ही पिछले ज़माने में भी सिंधु घाटी सभ्यता में भी उसी प्रकार के तराजू के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। अब एक जगह से दूसरे जगह पर व्यापार हो रहा है तो इस व्यापार को करने के लिए कोई ना कोई साधन चाहिए। अगर मान लीजिए कम दूरी पर हम व्यापार करते हैं तो हम खुद से व्यापार कर सकते हैं, यानी कि फेरी वाला के रूप में व्यापार कर सकते हैं। लेकिन अगर एक स्थल से दूसरे स्थल के बीच की अगर दूरी 100 किलोमीटर हो जाए, 500 किलोमीटर हो जाए, 1000 किलोमीटर हो जाए तो ऐसे में संभव नहीं हो पाता कि हम वहाँ पर फेरी वाले के रूप में यानी कि घूम घूम कर वहाँ पर अपने सामानों को बेचें। इसके लिए इनके द्वारा जो प्रयोग किया जाता था, बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था, भैंसा गाड़ी का इनके द्वारा प्रयोग किया जाता था। कोई ऐसे भी व्यापारी होते थे जो सामानों को घुर घुर कर बेचते थे। कोई ऐसे भी व्यापारी होते थे जो अपने सामान को बैलगाड़ी पे, गधे पे लाद करके एक जगह से दूसरे जगह बेचते थे। अब इससे भी कुछ ऐसे भी व्यापारी होते थे जो समुद्री द्वारा व्यापार करते थे। इसके लिए ज़रूरत है समुद्र से अगर व्यापार कर रहे हैं तो नाव का, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नाव का ज्ञान था। क्योंकि हम देखते हैं कि इनका व्यापार है जो मेसोपोटामिया से है, इराक से है, अफगानिस्तान से है, ऐसे ऐसे जगहों से है जो काफ़ी दूर स्थित है। तो इसके लिए इनके द्वारा नाव का प्रयोग किया जाता था। और मेसोपोटामिया की एक अभिलेख में मेहुला के साथ व्यापार के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। अभिलेख में लिखा गया है कि हमारा व्यापार है जो मेहुला के साथ है। वह मेहुला शब्द है वह हड़प्पा सभ्यता के लिए प्रयोग किया गया है। तो कई बार यह प्रश्न भी आते हैं कि जो मेहुला शब्द है वह किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो मेहुला शब्द हड़प्पा सभ्यता के लिए प्रयोग किया गया है। अब चलिए इन सारे चीज़ों को एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो मैं चीज़ों को शॉर्ट में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आती है डिसलाइक कीजिएगा। हड़प्पा के लोग जो व्यापार करते थे वह पत्थर, धातु और हड्डियों का व्यापार करते थे। इनका व्यापार ना सिर्फ अपने क्षेत्रों में बल्कि विदेशों में भी होता था। इराक में होता था, अफगानिस्तान में होता था, मेसोपोटामिया से इनका संबंध था, चीन से इनका व्यापार था। तो इन सारे जगहों पर इनके द्वारा व्यापार किया जाता था। कीमती वस्तुओं को तौलने के लिए, जैसे कीमती वस्तुएं में कौन कौन सी वस्तुएं हो जाएगी,
तो कीमती वस्तुओं को तौलने के लिए इनके द्वारा बाट का प्रयोग किया जाता था, यानी कि बटखारा का प्रयोग किया जाता था। और बाट का प्रयोग किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि तराजू का भी प्रयोग किया ही जाता होगा। तो मनके इनके द्वारा तौले जाते थे, आभूषण तौले जाते थे, जो कीमती चीजें होती थी उसको तौल के इनके द्वारा बेचा जाता था। यह जो अनुपात थी वह 16 के अनुपात में थी। बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, गधे का प्रयोग इनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यापार के रूप में किया जाता था, व्यापार के एक साधन के रूप में किया जाता था। समुद्र से भी इनके द्वारा व्यापार किया जाता था, जिसके लिए यह नाव का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेख से जो मेहुला शब्द है उसके साथ व्यापार करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और यह मेहुला है जो हड़प्पा सभ्यता को डिनोट करता है। तो इसको आप लोग एक बार अपने मन में रिकॉल कर लीजिए ताकि आप लोग को ये चीज़ें याद हो जाए। तो चलिए, हम लोगों ने व्यापार देख लिया। अब इसके बाद हम लोग जो चीज़ देखेंगे वह इसका राजनीतिक जीवन है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो राजनीतिक जीवन था, इसके लेकर के हमारे पास ज़्यादा साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जो भी हमें जानकारी प्राप्त हुई है हड़प्पा सभ्यता के बारे में वह हमें पूरा वस्तु के द्वारा प्राप्त हुई है। हमारे पास हड़प्पा सभ्यता को लेकर के किसी भी प्रकार के कोई लिखित साक्ष्य ऐसे नहीं प्राप्त हुए हैं जिसको हम पढ़ सकें। जो भी लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वे अभी तक पढ़े नहीं जा सके। इसलिए हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक जीवन के संदर्भ में हमारे पास स्रोतों का अभाव रहता है, यानी कि हम यह कन्फर्म नहीं कर सकते कि हाँ यहाँ पर इस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, इनके द्वारा शासन चलाया जाता था, यह इस प्रकार से शासन होता था, यहाँ पर ये पद्धति लागू की जाती थी। हम जो भी यहाँ पर बातें करेंगे वह सभी संभावना के आधार पर करेंगे, और एग्जाम में भी आपको संभावना के आधार पर ही पूछा जाएगा। तो आपको बिल्कुल इस बात के लिए टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए हम देखते हैं। तो जो पहला टॉपिक कह रहा है, संभवतः जो शासन था वह पुरोहित के द्वारा संचालित होता था। इसका जो प्रमाण दिया जाता है इतिहासकारों द्वारा वह यह कहकर दिया जाता है कि एक मूर्ति मिली थी, जो मैं आप लोग चाहिएगा तो एनसीईआरटी बुक में उसको फोटो देख सकते हैं। एक मूर्ति मिली थी जिसको इतिहासकारों ने पुरोहित कह करके संदर्भित किया, और उसको इन्होंने यह माना कि यह मूर्ति है वह राजा की मूर्ति है, क्योंकि उनके जो कपड़े थे वह अलंकृत थे, और इसी प्रकार के कुछ उसमें देखा इतिहासकारों ने। तो उसके संदर्भ में इन्होंने कहा कि वह जो मूर्ति है वह पुरोहित की है और वह एक मूर्ति राजा की है। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो शासन था वह पुरोहित वर्गों द्वारा संचालित होता था। यहाँ पर आप एक चीज नोट कीजिएगा, संभवतः, यानी कि यहाँ पर कुछ कन्फर्म नहीं कहा जा सकता है। लोगों ने यह अनुमान लगाया, इतिहासकारों ने, कि वह एक राजा की मूर्ति होगी, लेकिन यह कन्फर्म नहीं कहा जा सकता है कि वह राजा की ही मूर्ति हो सकता है कि वह किसी और का मूर्ति हो। तो पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। यह काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप VVI कर लीजिएगा और एक बार याद भी कर लीजिएगा इसको। किसने कहा? पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। किसने कहा? पिगट ने कहा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की जो दूरी है वह 100 किलोमीटर, ये 100 किलोमीटर अराउंड इसकी दूरी है। तो पिगट ने कहा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। आप भी एक बार मन में इसको रिकॉल जरूर कर लीजिएगा। हंटर ने माना कि जो मोहनजोदड़ो की जो शासन व्यवस्था थी वह राजतंत्रात्मक थी। अब सोचने वाली यह बात है कि किसी के पास कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लिखित साक्ष्य के अभाव में कोई व्यक्ति यह कैसे कह सकता है कि वहां पर की जो शासन व्यवस्था थी वह राजतंत्रात्मक थी या प्रजातंत्रात्मक थी। तो इनके द्वारा, इतिहासकारों द्वारा कुछ चीज़ों का प्रयोग किया जाता है और उसी के आधार पे यह लोग बताते हैं कि यह निष्कर्ष निकाल के, तो इनके द्वारा जो चीज़ों का प्रयोग किया गया वह चीज़ जो थे वह इनके जो कार्यशैली थी उसमें समानता थी। जैसे कि आप देख सकते हैं बाटों का प्रयोग, बाट का प्रयोग है वो हर एक जगह पर 16 के अनुपात में किए गए। जो मनके बनाए जा रहे थे वह हर एक जगह एक ही रूप में बनाए जा रहे थे।
जो नगरें का जो निर्माण करने की जो कला थी वह भी चारों तरफ एक जैसी थी। जो ईंटों का जो प्रयोग किया जा रहा था वह भी बिल्कुल एक समान था, यानी कि जो भी चीज़ हमें देखने को मिल रही थी वह पूरे साम्राज्य में एक जैसी थी। अब मान करके चलिए कि अगर मान लीजिए कि हड़प्पा स्वतंत्र हो, मोहनजोदड़ो स्वतंत्र हो, लोथल स्वतंत्र हो और वहाँ पर किसी एक राजा का शासन व्यवस्था नहीं हो, तो इतने बड़े साम्राज्य में एक जैसा डिसीजन लेना कभी भी संभव नहीं हो सकता है। किसी भी प्रजातांत्रिक या किसी भी जिस पर शासन व्यवस्था का शिकंजा नहीं कसा गया हो, एक मत द्वारा कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा हो, उसमें कैसे यह संभव हो सकता है कि पूरे साम्राज्य में केवल और केवल इसी आकार की ईंटें का निर्माण किया जाएगा, इसी आकार के मनके का निर्माण किया जाएगा। तो ये सारे चीजें डिनोट करती हैं कि पूरे सभ्यता एक प्रकार से राजतंत्रात्मक सभ्यता के रूप में पनपी होगी। यह जो कह रहे हैं वह हंटर साहब कह रहे हैं, तो इसको भी आप थोड़ा याद कर लीजिएगा। हमेशा यहाँ अस्त्र शस्त्र का अभाव देखने को मिला है। हालांकि इनके द्वारा कोई अस्त्र शस्त्र का तो प्रयोग नहीं किया जाता था, लेकिन इनके जो किले होते थे यानी कि इनके जो दुर्ग होते थे वह चारों तरफ से घिरे हुए होते थे। इनका बीच में दुर्ग हो गया, ये चारों तरफ से दीवार से घिरे हुए होते थे। यह सामान्यतः मेरे अनुसार से बाहरी आक्रमण से बचने के लिए इनके द्वारा प्रयोग किया जाता था। हालांकि यहाँ से किसी प्रकार के कोई युद्ध के संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन मोहनजोदाड़ो में एक गली है जिसका नाम है डेढ़ गली। डेढ़ गली नाम से वह गली जानी जाती है और इसमें कई लोगों के कंकाल प्राप्त हुए हैं। एक साथ एक ही गली में कई लोगों के कंकाल प्राप्त हुए, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि यहाँ पर कोई बाहरी आक्रमण हुआ होगा और जिससे यहाँ पर लोगों को इतनी भारी संख्या में कंकाल प्राप्त हुए। लेकिन जब एक इतिहासकार द्वारा यह तर्क दिया गया कि वहाँ पर काफ़ी संख्या में कंकाल प्राप्त हुए हैं तो जरूर वहाँ पर कोई बाहरी आक्रमण हुआ होगा, तो दूसरे इतिहासकार जो आए वह इसी बात का खंडन किए। खंडन इस प्रकार किए कि वहाँ पर जो कंकाल प्राप्त हुए हैं वह सभी एक काल खंड के नहीं हैं। कोई मान लीजिए आज के हैं तो कोई 100 साल बाद के हैं, तो कोई 50 साल बाद है या 200 साल बाद, यानी कि जब आक्रमण होता तो वे सारे जो कंकाल हैं वह एक ही कालखंड के होने चाहिए थे। तो ऐसा कुछ नहीं था। और क्या बात था, वहाँ पर किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग ऐसा नहीं मिला है कि वहाँ पर किसी को अस्त्र शस्त्र से भोग कर मारा गया हो, तलवार से काट कर मारा गया, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो यह जो डेढ़ लाइन वाली जो घटना है इसको निरस्त कर दिया गया। हालांकि यह भी अभी भी घटना प्रचलित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डेढ़ लाइन है वह कहाँ, डेढ़ गली है जो कहाँ स्थित है, तो वह मोहनजोदड़ो में स्थित है। चलिए अब हम इन सारे चीज़ों को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो इनका राजनीतिक जीवन के बारे में हमें कोई खास जानकारी नहीं प्राप्त होती है, लेकिन जो शासन व्यवस्था मानी जा सकती है वह पुरोहित वर्गों के द्वारा संचालित होती थी। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। हंटर ने मोहनजोदड़ो के शासन को राजतंत्रात्मक माना। क्यों माना ये मैंने आप लोगों को बताया। अस्त्र शस्त्र का अभाव था, समानतः जो सभ्यता थी वह शांति प्रिय सभ्यता थी। तो चलिए हमने यहाँ पर इनके राजनीतिक जीवन को देख लिया। अब यहाँ से हम लोग इनके सामाजिक जीवन को देखते हैं। अब हम इनके सामाजिक जीवन पर थोड़ा ध्यान डालते हैं। तो जो समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती थी, जहाँ से समाज का शुरुआत होता था, वह परिवार होती थी। परिवार की प्रधान संभवतः माँ होती थी। और ऐसा इसलिए कहा जाता है, ऐसा कहीं पर तो हमें प्रमाण, ऐसा पुख्ता प्रमाण तो नहीं मिला है कि इसका जो प्रधान होती थी वह माँ होती थी या पुरुष होती थी, लेकिन ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा से या मोहनजोदड़ो सभ्यता से जो मुख्य रूप से जो मूर्तियां प्राप्त हुई है वह एक महिला की मूर्ति है। वह किसी पुरुष की मूर्ति उतनी संख्या में नहीं प्राप्त हुई है। इसलिए जो इतिहासकार हैं वह यह मानते हैं कि यहाँ की जो समाज थी वह मात्र सत्तात्मक समाज था, यानी कि यहाँ पर पुरुषों से अधिक महिलाओं का यहाँ पर वर्चस्व था, यानी कि मात्र सत्तात्मक समाज था। इसका कारण था वहाँ से अधिक संख्या में स्त्रियों की मूर्तियों का प्राप्त होना।
वर्ण व्यवस्था का कोई खास प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन हम यह मान सकते हैं कि यहाँ पर भी जाति विभेद, जाति का तो हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन कहा जाए तो इनमें भी कुछ अंतर होते थे। जैसे समाज में कुछ अंतर होते थे, जैसे कोई वर्ग था जो शासन करने के लिए जीता था, तो कोई ऐसे वर्ग थे जो व्यापार के लिए उनका व्यापार करना पेशा था, तो कोई ऐसे वर्ग थे जो सिपाही के रूप में कार्य करते थे, तो ऐसा कोई पुरोहित के रूप में था। तो वर्ग विभाजन था, लेकिन इनमें वर्ण व्यवस्था और भेदभाव का किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता है। आभूषण का प्रयोग स्त्रियां और महिलाएं दोनों द्वारा किया जाता था, दोनों ही आभूषण का प्रयोग करते थे। जो इनका समाज था वह शाकाहार और मांसाहार दोनों का प्रयोग करता था। शाकाहार के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता था, जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों, तिल। जबकि इनके द्वारा मांसाहार के लिए शिकार और सुअर पाल करके भी, या ऐसे कई जानवर थे जिनका इनके द्वारा मांस का भी प्रयोग किया जाता था। यानी कि इनका जो समाज था सिंधु घाटी सभ्यता की, वह शाकाहार और मांसाहार दोनों का प्रयोग करता था। अब इन सारे चीज़ों से मनोरंजन के साधन में इनके द्वारा पासा खेलना, जो ऐसे जो गोटी फेंक कर खेलते हैं वैसे पासा खेलना, शिकार करना, पशुओं की लड़ाई कराना और नृत्य करना इनके मनोरंजन के मुख्य साधन माने जाते हैं। तो हम इन सारे चीज़ों को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी सिंधु घाटी सभ्यता की, वह इकाई थी परिवार, और जिसकी प्रधान माँ होती थी। माँ इसलिए प्रधान मानी जाती थी क्योंकि समाज था जो वह मातृ सत्तात्मक समाज था। वर्ण व्यवस्था का कोई प्रचलन नहीं था, लेकिन वर्ग विभाजन यहाँ पर जरूर संभवतः रही होगी। आभूषण का प्रयोग महिलाएं एवं पुरुष दोनों करते थे। शाकाहारी एवं मांसाहार सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा दोनों का प्रयोग किया जाता था। मनोरंजन के साधन के रूप में अगर हम बात करें तो यह थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नृत्य, शिकार और पशुओं की लड़ाई और पासा, इन सारे चीज़ों को उनके द्वारा मनोरंजन के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो इसके बाद हम देखते हैं स्थापत्य के रूप में इनके द्वारा क्या क्या चीज़ें थी मन के बनाने के, इन सारे चीज़ों को हम देखते हैं। तो हम हड़प्पाई सभ्यता स्थापत्य में मुख्य रूप से शिल्प कार्य, हड़प्पाई स्थापत्य में हम मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म और मुहरों का निर्माण और बट बनाना आदि शामिल किया जाता था। इसके लिए मैंने आप लोग को बताया भी था पिछले वीडियो में कि चुहुद्रो जो था इसके लिए प्रमुख एक स्थल था जहां पर इन सारे चीज़ों को किया जाता था। तो यह इनके स्थापत्य था जिनमें मनके बनाना, इन सारे चीज़ों को शामिल किया गया था। तो इसको आप लोग को उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अब देखते हैं धार्मिक प्रथाएं कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी धार्मिक प्रथाएं थी, कौन कौन सी मान्यता थी। हालांकि इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं कहा जा सकता, यह भी एक संभावना वाली ही चीज़ है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें हैं और जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जा रही हैं उसके बारे में हमें डिस्कस करना अति आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर एक मातृ देवी की पूजा का प्रमाण मिलता है। तो मातृ देवी की एक मूर्ति मिली थी जिसे इतिहासकारों ने मातृ देवी माना, और उसका पूजा का हमें इससे प्रमाण मिलता है। पृथ्वी को उर्वरता की देवी मान करके उसकी पूजा करते थे। इसका कहानी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक सिक्के पे दिखाया गया है कि एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकल रहा है, जिससे यह इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि जरूर यहाँ के लोगों द्वारा प्रकृति को पूजा जा रहा होगा, तभी तो इस प्रकार के चित्रों का अंकन है जो सिक्के पर किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि किस किस तरह से चीज़ों को यहाँ से निकाला गया है। तो पृथ्वी को उर्वरता की देवी मान करके इसकी पूजा की जाती थी। सिंपल सा लाइन में आप समझ लीजिए। पशुपति शिव की पूजा के प्रमाण मिले हैं, जिसके चारों ओर एक हाथी, शेर, गेंडा और बैल उपस्थित थे। तो इसका क्या मैटर है कि एक सिक्का था, उस पर एक पुजारी के रूप में ऐसे करके बैठा हुआ, जिसके ऊपर बैल का सींग लगा हुआ एक व्यक्ति का चित्र मिला, जिसको
उस समय के जो इतिहासकार थे उन्होंने उसको धर्म से जोड़ दिया, क्योंकि आप देखे होंगे जो चीजें समझ में नहीं आती है उसको डायरेक्टली रूप से किससे जोड़ दिया जाता है, धर्म से जोड़ दिया जाता है या अलौकिक चीजों से जोड़ दिया जाता है। तो जो चीज इन लोगों को समझ में नहीं आया था उस समय, उन सारे चीजों को ये लोग धर्म से जोड़ दिए थे। तो वह जो एक कहा जाए तो आराधना के मुद्रा में जो बैठा हुआ व्यक्ति है, जिसके सर पे एक सींग लगा हुआ था, उसको इन्होंने पशुपति शिव के रूप में मान लिया, जिसके चारों ओर कुछ जानवर भी थे। जैसे उसके बाईं ओर हाथी और शेर, दो जानवर मिलते हैं बाईं ओर। यह काफी बार पूछा भी गया है कि पशुपति शिव का प्रमाण मिलता है या नहीं मिलता है, और यह भी पूछा गया है कि उसके चारों ओर कौन कौन से जानवर उपस्थित थे। तो इसको आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। हाथी और शेर उसकी बाईं ओर थे, गेंडा और बैल उसके दाएं ओर थे। तो यह जानवर थे जो उनके चारों ओर उपस्थित थे। मंदिर का हमें किसी भी हड़प्पाई स्थल से कोई प्रमाण नहीं मिला है। हालांकि पूजा की जाती थी, लेकिन ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि मंदिर में जाकर के पूजा की जाती थी। जब आप लोग देखते हैं जहां पर भगवान है वहां पर शैतान भी होना जरूरी है, और शैतान से बचने के लिए ताबीज का प्रयोग किया जाता था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अलौकिक चीजों में भगवान के साथ साथ शैतान पे भी विश्वास करते थे, यानी कि भूत पिचास पे भी उनका विश्वास था। उसी से इन लोग बचने के लिए ताबीज का भी प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमें मुख्य रूप से धार्मिक जो चीज प्राप्त हुई है, और आज के समय में भी वे चीज है जो हमारे जीवन का एक कहा जाए तो अद्भुत हिस्सा है, और हिंदू संस्कृति में इसका काफी ज्यादा महत्व है, वह है स्वास्तिक का चिन्ह। स्वास्तिक का चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है, और इसे आज तक हम अपने जीवन में प्रयोग करते आ रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुआ, तो स्वास्तिक का चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई है। हालांकि ये सारे चीजें देखने में ऐसी पता चलती है कि इन लोगों को धर्म पर विश्वास था, देवी देवताओं पर विश्वास था, भूत पिचास पर विश्वास था, लेकिन इसका मतलब एक कतई नहीं है कि इस काल में धर्म वर्चस्वशाली था। यानी कि उस समय की जो लौकिक जो सभ्यता थी उस पर अलौकिक चीज हावी नहीं था। सारे चीज थे, लेकिन किसी को धर्म के आधार पर जकड़ा नहीं गया था उस समय के काल में। तो ये सारी चीजें थी, कुछ इनकी धार्मिक प्रथाएं, जिसको अगर आप चाहें तो एक बार रिकॉल कर सकते हैं हमारे साथ। जैसे मातृ देवी की पूजा का प्रमाण मिला है, एक मूर्ति थी जिसको पूजने का प्रमाण मिला है। इतिहासकारों ने बताया कि इसको संभवतः पूजा जाता होगा। मातृ देवी किसको कहा जाता था, अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन थोड़ा कर दूं, तो एक मूर्ति मिली थी जो काफी ज्यादा गहनाओं से अलंकृत थी, और ढेर सा गहना पहने हुए एक मूर्ति मिली थी, जिसको इतिहासकारों ने यह माना कि यह जरूर किसी मातृ देवी की मूर्ति होगी, और वहां के लोग इसको पूजते थे। तो मातृ देवी की पूजा के साक्ष्य जो है हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानकर पूजा जाता था। मैंने आप लोग को इसके संदर्भ में भी बताया कि एक सिक्के पर यह दिखाया गया है कि वहां से एक बीज निकल रहा है, और बीज से पौधा बन रहा है, पौधा निकल रहा है। तो यहाँ से माना जाता है कि यह लोग प्रकृति की पूजा करते होंगे, तभी ऐसा मुहरे इनके द्वारा बनाई गई है। पशुपति शिव के पूजा के प्रमाण मिले हैं, और कौन कौन से जानवर, इसको थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिएगा। हाथी और शेर, गेंडा और बैल, चार ऐसे जानवर हैं जो पशुपति शिव के चारों ओर बैठे हुए पाए गए हैं। तो ये प्रश्न है जो डायरेक्टली रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप थोड़ा VVI करके के याद कर लीजिए। ये वाला पॉइंट को थोड़ा VVI आप कर लीजिए। मंदिर का अभाव मिला है, ताबीज पहनते थे। स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा सभ्यता से हमें मिला है। लौकिक सभ्यता पर अलौकिक सभ्यता हावी नहीं थी, यानी कि पूजा पाठ तो करते थे, लेकिन कोई उनको पूजा पाठ करने के लिए दबाव नहीं बनाता था। तो चलिए हम इसके बाद जो टॉपिक देखते हैं वह हड़प्पाई लिपि को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का लिपि, हड़प्पा जो हम विषय पढ़ रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी सभ्यता के अगर हम लिपि को जान जाए, उसकी लिखावट को जान जाए,
तो उसके द्वारा जो भी लिखी गई चीज़ें हैं उस चीज़ों को हम पढ़ सकते हैं और उसके आधार पे हमें बहुत सारे जानकारी प्राप्त हो सकती है। लेकिन हमारे साथ जो समस्या है कि हम हड़प्पाई लिपि को अभी तक पढ़ नहीं सके हैं। इसका जो मुख्य कारण है कि यह लिपि भाव चित्रात्मक है, यानी कि भावनाओं को चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यानी कि यह लिपि ऐसी लिपि थी कि जिसमें चित्र के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को किसी दूसरे के पास भेजते थे। हमेशा इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता था? तो इसका हमेशा प्रयोग वैसे जगहों पर किया जाता था जैसे मालिक का नाम लिखना हो। अब मान लीजिए इसका उपयोग किस प्रकार से हड़प्पा में किया जाता था, इसको थोड़ा सा आप समझने की अगर आप कोशिश करें तो कोई एक, मान लीजिए सोने का एक कोई गठली दिया गया जिसमें 1 केजी सोना दिया गया, उसके आभूषण दिए गए और उसको बंद करके उसके पे मुहर लगा दिया जाए अगर, और उसको अगर किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाए थर्ड पर्सन द्वारा, तो वह जैसे ही उस मुहर को देखेगा तैसे ही वह समझ जाएगा कि यहाँ पे कोई किसी प्रकार से इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, और उस पे जो लिपि लिखी हुई है उससे यह समझ जाएगा कि वह किसके द्वारा दी गई है। उसका डायरेक्टली रूप से अगर कहा जाए तो उसमें मालिक का नाम ही लिखा हुआ रहता था। तो यही इस लिपि का उपयोग होता था। तो जो लिपि है वह भाव चित्रात्मक है। हम कैसे कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक थी, क्योंकि अगर हम किसी लिपि को पढ़ना नहीं समझ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह लिपि भाव चित्रात्मक हो। लेकिन यहाँ हड़प्पा के संदर्भ में हम कहते हैं कि यह लिपि भाव चित्रात्मक थी। आप इस चीज को इस प्रकार से समझिए कि मान लीजिए आपको हिंदी पढ़ने नहीं आ रही हो और आपके सामने लिखा गया का, तो आप बता सकते हैं इस आकृति और इस आकृति में कोई ज्यादा फर्क है? एक अनजान व्यक्ति जो का को नहीं जानता हो कि कैसे लिखा जाता है, वह तो यही कहेगा कि यह किसी प्रकार से एक लाइन खींचा हुआ है। उसी प्रकार से यह भी एक लाइन खींचा हुआ है, यह भी एक आकृति, यह भी एक आकृति। फिर इस आकृति को हम लिपि मान रहे हैं, इस आकृति को हम लिपि क्यों नहीं मान रहे हैं? ये आप समझ रहे हैं? इस आकृति को हम लिपि मान रहे हैं, इस आकृति को हम लिपि नहीं मान रहे हैं। इसका जो मुख्य कारण है कि इसकी वर्णमाला इसकी सीमित है, यानी कि इसमें कुल इतने अक्षर ही हैं जितना एक मानव द्वारा याद किए जा सकते हैं। जैसे का के वर्ण हो गए, चा के वर्ण हो गए, इतने वर्ण हैं जिसको एक मानव द्वारा याद किया जा सकता है। लेकिन हड़प्पाई लिपि में ऐसा नहीं है। हड़प्पाई लिपि में जो इन संकेतों का प्रयोग किया गया है वह हर बार अलग अलग किया गया है, जिसकी संख्या अराउंड मानी जाए तो 350 से 400 के बीच होगी। आप बताइए कि किसी भी व्यक्ति के लिए 350 से 400 अक्षरों का एक वर्णमाला याद करना कभी संभव नहीं हो सकता है। 350 से 450 वर्णमाला तो हमें तब प्राप्त हो रहे हैं जब कुछ अभिलेखें नष्ट हो गई, इससे अधिक संख्या में वर्णमाला होगा। तो इतनी लंबी अक्षरों का कोई वर्णमाला किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं हो सकता है। इसलिए हम मानते हैं कि यह जो लिपि थी वह कोई वर्णमालीय लिपि नहीं थी, बल्कि एक भाव चित्रात्मक लिपि थी। लिपि कुछ इस प्रकार से होती थी, जिसका मैंने नीचे चित्र भी आप लोगों को बताया है बनाकर। कुछ इस प्रकार से लिपि होती थी। ये कुछ हड़प्पा सभ्यता के कुछ लिपियां हैं जिसको आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग आप लोगों को लगेगा कि लिपि कैसे होती थी आज से 5000 वर्ष पहले। तो इस प्रकार से कुछ लिपि होती थी। सबसे पहले किंधम ने बताया था कि यह लिपि ब्राही है, लेकिन इसके साथ समस्या यह उत्पन्न हो गई कि ब्राही लिपि बाईं से दाईं नहीं लिखी जाती, दाईं से बाईं नहीं लिखी जाती है। इससे यहाँ पर यह कहना गलत हो गया। तो यह लिपि जो लिखी जाती है वह किधर से किधर लिखी जाती है? दाईं से बाईं। अब हम कैसे कह सकते हैं कि यह लिपि दाईं से ही बाईं लिखी जा रही है? मान लीजिए कि मैंने यहां पर इस अक्षर का प्रयोग करके ऐसे हमने कोई शब्द लिखा इन अक्षरों का प्रयोग करके, तो अब आप जब इसको पढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो आप कैसे सकते हैं कि यह लिपि दाईं से लिखी जा रही है या बाईं से लिखी जा रही है? जब आप इसे पढ़ते तभी तो आपको पता चलता कि यह लिपि बाईं से लिखी जा रही है, यह लिपि दाईं से लिखी जा रही है। फिर भी इतिहासकारों ने यह बताया कि यह दाईं से लिखी जा रही है बाईं की ओर।
तो कैसे पता चला? पता इस प्रकार से चला कि यहां पर से मान लीजिए कोई मुहर है, यहां से इन्होंने लिखना शुरू किया, यहां पर इन्होंने काफी स्पेस के साथ लिखा। जैसे मान लीजिए यहां से यहां पर पूरा स्पेस के साथ लिखा, लेकिन जैसे ही बाईं ओर इनके द्वारा बढ़ा गया, काफी नजदीक नजदीक ये सटा सटा कर लिखने लगे, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि जब यह दाईं ओर से लिखना शुरू किए होंगे तो इनके पास आवश्यक स्थान जो थे वह उपयुक्त थे, जिसके कारण यह अधिक दूरी दूरी पर लिखा गया। और जैसे ही यह बाईं ओर की ओर बढ़े, इनके बीच जो स्थान था वह कम होते गया, जो यह दर्शाता है कि इनके पास जब स्थान था दाईं ओर तो यह ज़्यादा दूर दूर पर अक्षरों को लिख रहे थे, लेकिन बाईं ओर यह नज़दीक नज़दीक हो गया। यानी कि यह बताता है कि जो शुरुआत किया गया वह दाईं ओर से किया गया और जो ख़त्म किया गया वह बाईं ओर ख़त्म किया गया। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो लिपियाँ लिखी गई वह दाईं ओर से बाईं ओर लिखी गई। तो आप देख रहे हैं कि जो इतिहासकार थे वह किस प्रकार से चीज़ों को जोड़ जोड़ करके हमें जानकारियाँ प्रोवाइड कराते हैं। तो इतना आसान नहीं था हड़प्पा के सभ्यता को हमारे सामने लाना और उसकी जानकारियों को हमारे सामने प्रस्तुत करना। अब हम देख लेते हैं विनिमय के साधन। विनिमय के साधन को मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी प्रकार के मुद्रा का प्रचलन हमें हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं प्राप्त होता है। वहाँ पर व्यापार करने के लिए वस्तु विनिमय का प्रचलन था। वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि हम एक वस्तु को देते हैं, उसके बदले में हम दूसरी वस्तु को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पर व्यापार किया जाता था। इनका माप का ज्ञान था, साथ में तौल का ज्ञान था। तो ये तो मैंने आप लोगों को बताया ही। यह लोग मापते भी थे किसी चीज़ को, यानी कितना लंबा है, उसकी लंबाई कितना है, इसको मापने के लिए इनके द्वारा स्केल का प्रयोग किया जाता था। स्केल का प्रयोग हाथी के दांत से बनाए जाते थे और यह जो प्राप्त हुआ है वह लोथल से प्राप्त हुआ है। तो चलिए अब हम इन सारी चीज़ों को एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो जो हड़प्पाई लिपि थी वह लिपि बहुत चित्रात्मक थी। लिपि में अगर वर्णों की हम बात करें तो वर्ण व्यवस्था तो था ही नहीं, लेकिन अगर कितनी लिपियां प्राप्त हुई है तो कुल मिलाकर 350 से 400 लिपि प्राप्त हुई है। सबसे जो लंबा अभिलेख है उसमें कितने अक्षरों का प्रयोग किया गया है, एडिशनल चीज मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। तो 16 अक्षरों का प्रयोग किया गया है। 26 अक्षरों का प्रयोग किया गया। ऐसे ऐसे 26 अक्षर हैं वह प्रयोग किया गया सबसे लंबे अभिलेख में। किंधम ने बताया था कि हड़प्पा की जो लिपि है वह ब्राही है, जबकि यह बात सत्य नहीं है, क्योंकि हड़प्पा में किसी प्रकार का कोई लिपि था ही नहीं, क्योंकि यह लिपि चित्रात्मक लिपि है। जो लिखा जाता था वह दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। मैंने बताया कि किस कारण से लिखा जाता था। विनिमय में मुद्रा का प्रचलन नहीं था, वस्तु विनिमय प्रचलित था, माप का इनके पास ज्ञान था। लोथल से हाथी के दांत पर बने हुए स्केल इस बात के प्रमाण है कि वहां पर माप का प्रचलन था। अब हम देख लेते हैं कि आखिर इतनी बड़ी सभ्यता की आखिर पतन कैसे हो गई, किस प्रकार से आखिर एक विकसित सभ्यता थी जो एकाएक समाप्त हो गई और उसके बाद कई हजार वर्ष लग गए एक विकसित सभ्यता यानी कि नगरीय सभ्यता को आने में। कई सदियों लग गए, कई हजार वर्ष लग गए। इतनी बड़ी सभ्यता का विनाश होने के बाद एकाएक विनाश हो गया। इसको हम लोग हड़प्पा का सभ्यता का पतन एक आश्चर्यजनक घटना थी, क्योंकि हड़प्पा जो सभ्यता थी वह एक किसी छोटे भूभाग में नहीं फैली हुई थी, बल्कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई थी। आप सोच सकते हैं कि यह कितने बड़े भूभाग पर एक फैली हुई सभ्यता थी। यह सभ्यता विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यताओं में सबसे बड़ी सभ्यता थी, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत यह 3 देशों में फैली हुई थी। तो इतनी बड़ी सभ्यता में कोई भी एक सफिशिएंट कारण यह नहीं कह सकता है कि कोई भी सफिशिएंट कारण से यह प्रमाणित नहीं होता है कि इतनी बड़ी सभ्यता आखिर एकाएक खत्म कैसे हो गई। ये चीज़ इतिहासकारों को समझ नहीं आता है, और जब कोई चीज़ समझ नहीं आता है तो लोग कई प्रकार के अपने अपने मत देते हैं। वही मत आप लोग को पढ़ना है कि आखिर एक नगरीय सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता कैसे होने लगी। थोड़ा इसको हम लोग देख लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी।
धीरे धीरे जब इसका पतन होने लगा तो जो इसके मानक बाट थे वह धीरे धीरे स्थानीय बाटों में प्रयोग होने लगे। जैसे कोई इसका बाट का अनुपात नहीं था, अनुपात का जो प्रणाली था, जो 16 के अनुपात में जो प्रणाली थी वह धीरे धीरे समाप्त होने लगी। किसी भी बाट का कोई व्यवस्थित साइज नहीं था, कोई व्यवस्थित वजन नहीं था। तो जो हमारी सभ्यता थी, जो विभिन्न प्रकार के भवनें बनाई जा रही थी, जो हमारे मन के बनाने की जो तकनीकी थी वह धीरे धीरे ह्रास होने लगी। लोगों में ग्रामीण सभ्यता की ओर लोग मूव करने लगे। तो यहाँ पर जो नगरीय सभ्यता थी, कहने का मतलब वह थी धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता होने लगी। बड़े बड़े भवनों के जगह पर छोटे छोटे भवन बनाए जाने लगे। लोग व्यापार को कम कर दिए, पशुपालन और कृषि पर उनका ध्यान ज़्यादा चला गया। तो हम देखते हैं कि आखिर हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, जो विभिन्न इतिहासकारों द्वारा दिया गया है। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, कोई भी ऐसा कारण नहीं था जो यह बात को क्लियरफाई कर दे कि इस कारण से हड़प्पा सभ्यता का डायरेक्टली रूप से 100 से 100% पतन हुआ है। सभी कारण संभावता है, कोई भी कारण कंफर्म नहीं है और किसी भी कारण में इतना दम नहीं है कि वह इस बात को प्रमाणित कर दे कि इतनी बड़ी हड़प्पा सभ्यता आखिर एकाएक पतन हुई तो हुई कैसे। बहुत से इतिहासकार बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन इसके पतन का कारण रहा होगा। तो आप जानते हैं जलवायु परिवर्तन एक लॉन्ग टर्म चलने वाली घटना है और इसमें पतन होने में काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि हड़प्पा का जो पतन हुआ है वह एकाएक हुआ है, धीरे धीरे नहीं हुआ, एकाएक इतनी बड़ी सभ्यता नष्ट हो गई। तो थोड़ा सा ये चीज़ यहाँ पर सही नहीं बैठता है। हालांकि और सारे चीज़ों से यह तो सही है कि जलवायु परिवर्तन द्वारा इतनी बड़ी सभ्यता का विनाश संभव था। वनों की कटाई, कई विद्वान यह कहते हैं कि वनों की कटाई होने से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, जो उतना सटीक नहीं है। अत्यधिक बाढ़ यह काफ़ी एक कहा जाए तो प्रभावशाली तत्व माना जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो थी वह बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में थी और इसको रोकने के लिए उनके चारों ओर दीवार भी बनाए जाते थे। लेकिन पूरी सभ्यता का बाढ़ के कारण विनाश, यह भी थोड़ी ठीक नहीं लगती है। नदियों का मार्ग बदलना, बहुत से इतिहास ऐसाकार कहते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वह मुख्य रूप से नदियों के किनारे बसी हुई थी। जब नदियां अपना मार्ग परिवर्तित की तो हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया, उसके मार्ग में हड़प्पा सभ्यता के नगरे चले आए। लेकिन यह भी बिल्कुल बात सत्य नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता सिर्फ और सिर्फ एक ही कोई नदी के किनारे बसा हुआ था और वह नदी ने अपना मार्ग बदल लिया तो वह सभ्यता उसके मार्ग में आ गई। ऐसा नहीं है। हड़प्पा सभ्यता जो थी वह कई नदियों के किनारे बसी हुई थी और एक साथ सभी नदियों का मार्ग परिवर्तन बिल्कुल एक कहा जाए तो असंभव बात है। तो इसलिए इस कथन में ज़्यादा प्रबल दावेदार नहीं माना जा सकता। आर्यों का आक्रमण, बहुत से ऐसे विद्वान हैं जो यह कहते हैं कि आर्य लोग आए और उन्होंने इस आक्रमण करके, इस सभ्यता का विनाश करके एक ग्रामीण सभ्यता का निर्माण किया। लेकिन यह बात बिल्कुल भी सत्य नहीं हो सकती है, क्योंकि हमें अभी तक अध्ययन जब हम किए इस सारे चीज़ों को तो हमने देखा कि यहाँ पर से किसी भी प्रकार से युद्ध का प्रमाण हमें नहीं प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर ये सारे जो फैक्टर हैं वह किसी भी तरह से 100% किसी हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण को नहीं बताते हैं। तो जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया उसके बाद जो सभ्यता पनपी उसको हम लोग उत्तर हड़प्पा सभ्यता के रूप में जानते हैं। अब इन थोड़े से चीज़ों को हम रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें दी गई। तो यह एक आश्चर्यजनक घटना थी, नगरीय सभ्यता से धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता की ओर मूव करने लगी। पतन के कई कारण दिए गए हैं जो आप लोग नीचे यहाँ पर देख सकते हैं। वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक बाढ़, आर्यों का आक्रमण, नदियों का मार्ग परिवर्तन। तो इन सारे चीज़ों को आज हमने इस वीडियो में देखा। अगली वीडियो में हम एक फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे, एक नए विषय के साथ आएंगे। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से मुझे यह पता चलेगा कि जो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ वह आप लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आप लोगों को डाउट है आप कमेंट कर नीचे ज़रूर बताइएगा। मेरा पूरा भरोसा रहेगा, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूँ।
और अगर मैं जवाब नहीं भी देता हूं तो कई सहपाठी भी होंगे जो आपको इस प्रश्न का जवाब दे देंगे, जो भी आपकी परेशानी हो। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूं। इसके बाद मैं इस सारे टॉपिक का आप लोगों को प्रश्न भी करवाऊंगा, डिटेल एनालिसिस। इसका आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोगों को इसका प्रश्न मिल जाएगा। उस प्रश्न को आप डाउनलोड कर पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद मैं उसका आप लोग को सॉल्यूशन दे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं फिर एक वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद।